नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। हाथरस हादसे और भोले बाबा की बात काका हाथरसी के छंद से शुरू करना चाहूंगी। ये डाकू तो सूक्ष्म हैं, क्या समझावे मोही, असली डाकू आप जब तब मानूंगा तो ही, तब मानूंगा तो ही, पकड़ सत्ता की टांगे, भोली जनता की छाती पर गोली दागें, कहकर काका हथियार डाल दें भ्रष्टाचारी। 2 जुलाई का वो दिन जिस दिन दिल दहला देने वाली घटना हुई। स्वयंभू भोले बाबा की धार्मिक महफिल जमी, भक्तों से ठसाठस सत्संग में भक्ति और धार्मिक उन्माद से भरा माहौल रहा। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सैकड़ों जानें लीन ली। सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक सत्संग चलता रहा। सुरक्षा और भीड़ को संभालने का जिम्मा बाबा की प्राइवेट आर्मी यानी सेवादारों पर थी। वहीं जब सत्संग खत्म होने के बाद बाबा का काफिला सत्संग स्थल से बाहर जा रहा था, तब हुजूम उनकी गाड़ी के पीछे भागने लगा। सैकड़ों भक्त चरण धूल और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनकी कार की ओर दौड़ पड़े। भीड़ राजमार्ग की ओर दौड़ी तो उनमें से कई लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए और फिसल गए। जैसे ही भक्त गिरे, राजमार्ग की ओर भाग रहे अन्य लोगों ने परवाह नहीं की और बाबा की कार का पीछा करने की कोशिश करते हुए उन्हें अपने पैरों तले कुचल दिया। इससे भगदड़ मची और जो लोग गिर गए वे उठ नहीं पाए, वो वहीं खत्म हो गए। इनमें से कई महिलाएं थीं, बच्चे थे। इसी दौरान भीड़ का एक ऐसा सैलाब आया कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और दम तोड़ने लगे। देखते ही देखते लाशें बिछ गईं। बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़ में कुल 121 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। इनमें 112 महिलाएं हैं। मरने वालों में 7 बच्चे और 3 पुरुष शामिल हैं। हादसे में 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए। आगरा, हाथरस, एटा के अस्पतालों में इनका इलाज चलता रहा। भले ही हाथरस में बाबा के दरबार में लाशों का अंबार लग गया, लेकिन उनके सेवादार 121 लोगों की मौत को सत्संग में बद इंतजामी का नतीजा नहीं बल्कि भगवान की इच्छा बताते हैं। बाबा के सत्संग में बद इंतजामी साफ देखी गई। 80,000 लोगों की क्षमता वाली जगह पर 2.5 लाख लोग आए। इतनी गर्मी में इतने लोगों के लिए बैठने और खड़े होने का इंतजाम नहीं था। पीने के लिए न तो पानी था और न पंखे का इंतजाम। लोगों के न तो एंट्री गेट था और न ही एग्जिट गेट। इमरजेंसी गेट की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। इतनी भीड़ के बावजूद किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटी नहीं रखी गई। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तक नहीं था। और तो और जब हाथरस में मौत का तांडव चल रहा था, सत्संग की जमीन शमशान भूमि में तब्दील होती जा रही थी, तब बाबा अपने भक्तों के साथ खड़े होने के बजाय मैनपुरी में अपने आश्रम भाग गया और उसके बाद गायब हो गए। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल उर्फ नारायण हरि है। वो एटा का रहने वाला है और उसका कनेक्शन सियासत से भी है। कुछ मौकों पर यूपी के कई बड़े नेताओं को उनके मंच पर देखा गया। सूरजपाल सिंह पहले अपने माता पिता के साथ खेती किसानी किया करता था। बाद में यूपी पुलिस में भर्ती हुआ। इस दौरान इटावा में बाबा पर यौन शोषण का मुकदमा भी दर्ज हुआ, जिसके बाद उसे पुलिस विभाग से बर्खास्त किया गया और कुछ दिनों की जेल भी हुई। जेल से छूटने के बाद उसने अपना नाम, काम, पहचान सब कुछ बदल लिया। वो बर्खास्त पुलिसकर्मी से बाबा बन गया, प्रवचन देने वाला भोले बाबा। आज तमाम राजनीतिक दल अगर भोले बाबा का नाम सीधे तौर पर भगदड़ से जोड़ने से बच रहे हैं तो इसका कारण है बाबा का दलितों में पैठ। आज के विशेष में हम भोले बाबा के इतिहास, दर्शन, लीला, साम्राज्य और सियासी रसूख पर गहराई से नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष। हाथरस के फुलरई गांव में 2 जुलाई का दिन बेहद भयावह था। यही भक्तों की भीड़ में मौत का तांडव हुआ। नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा के सत्संग में करीब 1 लाख अनुयायी एकत्र हुए। सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक सत्संग चलता रहा। सुरक्षा और भीड़ को संभालने का जिम्मा बाबा की प्राइवेट आर्मी के कंधों पर था, जिसे सेवादार कहा जाता है। लेकिन सत्संग खत्म होने के बाद बाबा का काफिला सत्संग स्थल से जैसे ही बाहर जा रहा था, हुजूम उनके पीछे भागने लगा। और ये हुजूम, ये भीड़ इसलिए जा रही थी कि वो बाबा की चरण धूली ले सके। उस बाबा की जो लगातार न जाने कितने विवादों में उसका नाम आता रहा और उसके बावजूद लोग उसके पीछे भाग रहे थे। फिर क्या था? एक सैलाब ऐसा आया कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, दम तोड़ने लगे। देखते ही देखते वो सत्संग स्थली शमशान बन गई। पेश है हादसे पर एक पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। सत्संग में कोहराम, भोले बाबा के दरबार में दहशत, चरणों की धूल के लिए
हुआ बवाल। भगदड़ में कुचले गए भक्त। तबाही, मौत और चित्कार। हाथरस में हाहाकार। तबाही, मौत, चित्कार और क्रंदन की तस्वीरें यूपी के हाथरस से सामने आई हैं। हाथरस के सिकंदराव इलाके में एक सत्संग में भगदड़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि देखते ही देखते पूरे इलाके में लाशें ही लाशें बिछ गईं। अब इसे शासन प्रशासन की लापरवाही कहें या सत्संग के आयोजकों की नासमझी, लेकिन हाथरस में हर तरफ मौत का मातम था। हाथरस में भोले बाबा यानी साकार नारायण हरि के सत्संग में ऐसी भगदड़ मची कि मौत ही मौत दौड़ती हुई नजर आई। इस संदर्भ में थाना सिकंदराव में 2/7/2024 को अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 के अंदर पंजीकृत किया गया। घटना की विवेचना को 2/7 तारीख को ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा राम प्रवेश राय क्षेत्राधिकारी नगर को स्थानांतरित किया गया और इनके साथ एक सह विवेचक के रूप में थाना प्रभारी कोतवाली विजय कुमार को सह विवेचक नियुक्त किया गया। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। विवेचना के क्रम में एडीजी जोन आगरा द्वारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफ्तारी हेतु, और जोन स्तर के ऊपर भी एक एसओजी टीम का गठन हुआ है, जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी। यूपी के हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर के रख दिया है। सत्संग में मची भगदड़ के बाद 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इन मौतों के बाद हर तरफ चीख पुकार मची। सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक हालात इस कदर बिगड़ गए कि लाशों के ढेर लग गए। भांजी थी, ये पानी पिलाते हुए इसने मरे हुए लोग देखे, ये हार्ट अटैक हो गया इसको, और ऐसे लोगों को बहुत हार्ट अटैक हुआ है। मेरा नाम मुकेश बिलसी, सिराथौल चौराया। जगह कम थी और जब समापन और हो गया समापन तो सारी भीड़ एकदम सर राख पड़ी। वो ऐसे एक के ऊपर लद पद गिरते चले गए। हम आए फरीदाबाद से, ओल्ड फरीदाबाद से। हाँ, घटना बड़ा दुख भरी है और ऐसी घटना कभी नहीं होना चाहिए। क्या वजह रही इसका नहीं कह सकते, लेकिन ये बताओ 17-18 साल की बच्ची जो कि सत्संग में गई थी कल, और जो हमारे वार्ड के सभासद है धर्मवीर, उसकी भांजी है। ऐसा ही हमको लिखा रही थी, गाड़ी में लेके जा रहे थे, बेहू संग बैठ के चली गई गाड़ी में। जब गाड़ी में गई वहाँ पर तो बिल्कुल ठीक ही, फोन से बात करी कि हम मामा हम अस्पताल में आ गए हैं और देखो तुम आ जाओ जल्दी सी ने। तो हमारी बेटी फिर सब जहाँ सब पहुँचे गाड़ी पे से। जब गाड़ी पे से पहुँचे वहाँ तो हमारी लली बिल्कुल हमें वैसी ही मिली, बिल्कुल बेहोश मिली, कुछ ना हुआ। हाथरस जिले में सत्संग में मची भगदड़ से अब तक 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस सत्संग का आयोजन सिकंदराव इलाके के फुलराई गांव में हुआ था। ये सत्संग नारायण साकार हरि उर्फ साकार विश्व हरि का था। इन्हें लोग भोले बाबा बुलाते हैं। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। एफआईआर में दर्ज हुई जानकारी के मुताबिक आयोजनकर्ताओं ने लाखों की भीड़ की स्थिति को छिपाते हुए इस कार्यक्रम में करीब 80,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की अनुमति मांगी थी, मगर मौके पर 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई। इस हादसे के ठीक पहले का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मंच पर बाबा हैं, सामने हाथ जोड़े भीड़ है। कुछ महिलाएं खंभे तक पर चढ़ती नजर आ रही हैं। एफआईआर में बताया गया है कि मौके पर तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भीड़ को सामान्य किए जाने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि सड़क पूरी तरह से जाम हो गई थी। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य प्रवचनकर्ता
भोले बाबा का प्रवचन समाप्त होने के बाद गाड़ी में सवार होकर कार्यक्रम स्थल से निकलने लगे, जिस पर महिला, पुरुष और बच्चे श्रद्धालु जन द्वारा बाबा की गाड़ी के गुजरने के मार्ग से धूल समेटना शुरू कर दिया गया, जिसके चलते कार्यक्रम स्थल से निकल रही लाखों श्रद्धालुओं की बेतहाशा भीड़ के दबाव के कारण नीचे बैठे और झुके भक्त दबने कुचलने लगे, जिससे चीख पुकार मच गई। एफआईआर के मुताबिक इसके बाद कार्यक्रम स्थल के पास जीटी रोड के दूसरी ओर लगभग 3 मीटर गहरे खेतों में भरे पानी और कीचड़ में भागती भीड़ को आयोजन समिति और सेवादारों द्वारा अपने हाथों में लिए डंडों से जबरदस्ती रोक दिया गया, जिसके कारण लाखों व्यक्तियों की भीड़ का दबाव बढ़ता चला गया और महिला, बच्चे और पुरुष दबते कुचलते गए। भगदड़ में लगी चोटों से महिलाओं, बच्चों और पुरुषों की स्थिति मरणासन्न हो गई। इस घटना में सैकड़ों लोग घायल हो गए। बाद में इनमें से कई लोगों की मौत हो गई। घायलों को हाथरस, अलीगढ़, एटा आदि के अस्पतालों में उपचार के लिए भिजवाया गया। एफआईआर में कहा गया है कि कार्यक्रम स्थल पर यातायात नियंत्रण के लिए आयोजक द्वारा अनुमति की शर्तों का पालन नहीं किया गया। घटना में घायल हुए व्यक्तियों के मौके पर छूटे सामान, कपड़े, जूते, चप्पल को उठाकर पास के खेत में फेंककर साक्ष्य छिपाया गया। इस प्रकार आयोजकों और सेवादारों के कृत्य से बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए हैं और कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ ऐसे घटा हाथरस का ये हृदय विदारक कांड। हादसे के बाद पुलिस एक्शन में तो आई। पुलिस ने सत्संग के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर लिया, जिसमें उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने आयोजन स्थल पर 2.5 लाख लोगों को इकट्ठा कर लिया, जबकि उन्हें केवल 80,000 लोगों के लिए अनुमति मिली थी। हालांकि पुलिस ने बाबा के खिलाफ केस नहीं दर्ज किया। इसके साथ साथ कई सवाल पुलिस पर भी उठने लगे। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हाथरस हादसे के बाद योगी सरकार एक्शन में दिखने लगी। सीएम योगी तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती घायलों का हालचाल जानने लगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के संग बैठक भी किया और सीएम ने निर्देश दिया कि दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हाथरस हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित कर दिया गया है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है जो इसकी जांच करेगी। आयोग 2 महीने में जांच करके राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। जांच में घटना के सारे पहलू शामिल किए जाएंगे। कमेटी का हेडक्वार्टर लखनऊ में रहेगा। पेश है दर्दनाक हादसे के बाद मरीजों की स्थिति और योगी सरकार की कार्रवाई पर ये रिपोर्ट। सत्संग में रौंद कर मौत। सत्संग में मौत का रौद्र रूप। मौत के मंजर से सहरा देश। अस्पतालों में तड़पते भक्त। हाथरस और आसपास के जिलों के अस्पतालों के पोस्टमार्टम हाउस का मंजर जिसने भी देखा वो सहर उठा। सत्संग में अचानक मची भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती गई। मृतकों से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल रहे। अब सभी के मन में एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर भगदड़ में इतने ज्यादा लोगों की जान कैसे चली गई। एटा में भेजे गए शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन मौतों की वजह पता चली है। हाथरस भगदड़ में पीड़ितों में सीने की चोटों, दम घुटने और पसलियों की चोटों के कारण वक्ष गुहा में खून जमना ही मौत का मुख्य कारण था। यानी कि छाती के अंदर ब्लड जमा होने के कारण उनको एसेक्सिया हो गया, जिसकी वजह से उनकी दुखद मृत्यु हुई है और ज्यादातर में ट्रॉमा चेस्ट में दिखाई पड़ रहा है। पोस्टमार्टम के आधार पर सर क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय क्या दृश्य रहा होगा? ज्यादा वेट पड़ने पे या स्टम्पीड में जैसे होता है क्लासिकल साइन कि रिब का फ्रैक्चर होना, हेमरेज होना, वही पाया गया। सिंपल जैसे भगदड़ होती है स्टम्पीड में अक्सर इसी तरह की फाइंडिंग पाते हैं। हेड इंजरीज भी आई है? हेड इंजरी नहीं मिली कोई भी। सर बॉडीज आगरा पीएम के लिए 21 आई हैं, जिसमें सभी का पोस्टमार्टम हो गया। सर कुछ ऐसे भी मामले सामने आए पीएम के दौरान किसी की दम घुटने से भी मौत हुई? शुरुआत में उस साथ में कुछ लोग का मड वड आ गया था, उसमें भी दम घुटने का आया है। वो बिल्कुल दम घुटने की भी 2-4 केसेस हैं। हाथरस कांड पर यूपी सरकार एक्शन मोड में आ गई है
और सीएम योगी हाथरस हादसे में घायल हुए लोगों से अस्पताल में मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना। आपकी माँ तो वो भी उसी में गई सत्संग में गई, सत्संग में आई। अकेले आई थी कोई और? अकेले आई। उनकी मृत्यु हुई, उनकी बॉडी मिल गई, अभी लेके गए नहीं। मुख्यमंत्री हाथरस जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों और उनके परिजनों से भी बातचीत की। वो हर एक बिस्तर पर जाकर घायलों से मिल रहे थे और पूरी घटना के बारे में जानकारी ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स से भी घायलों की स्थिति के विषय में जाना और समुचित उपचार के निर्देश भी दिए। घायलों को सीएम ने भरोसा दिलाया कि उनके इलाज में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस में अफसरों के साथ बैठक करने पहुंचे। घायलों और चश्मदीदों से घटना की जानकारी ली। बाद में मुख्यमंत्री ने अब तक की जांच के बारे में जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने हाथरस में प्रेस वार्ता में ये कहा कि मौत के मामले की उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अगुवाई में न्यायिक जाँच कराई जाएगी। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। हाथरस सत्संग हादसे ने लोगों को घाव दे दिया जो शायद जिंदगी भर नहीं भर पाएगा। किसी के बच्चे कुचले गए और किसी की मां दर्दनाक मौत की शिकार हो गई। योगी सरकार इस अकस्मात हादसे के बाद जागी, अब मलहम लगाने का काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। कार्रवाई होती बहुत दिखी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी कर दिया। सीएम योगी ने घायलों के बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। लेकिन गौरतलब है कि उन्होंने भी बाबा पर कुछ नहीं बोला, बल्कि विपक्ष पर निशाना साधते रहे। बाबा के रसूख का क्या उन पर भी असर है? देखना होगा कि बाबा का असर बाबा पर कितना है। हाथरस हादसे के बाद सियासत तेज है। तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। योगी जहां साजिश की बात कह रहे हैं तो अखिलेश यादव हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उधर राहुल पीड़ितों के लिए ज्यादा मुआवजा की मांग करते सुने जा रहे हैं। लेकिन इस सियासी शोर में एक सन्नाटा है। कोई भी राजनेता भोले बाबा पर कमेंट करने से बच रहा है। कोई भी नेता बाबा को हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं बता रहा और इसकी वजह है उस बाबा के श्रद्धालुओं की संख्या, जो बाबा के लिए तो श्रद्धालु हैं लेकिन नेताओं के लिए वोट बैंक। और ये वोट बैंक है कितना बड़ा, इतना कि किसी की भी सरकार बना दे और बिगाड़ दे। दरअसल बाबा भोले का नाम सूरजपाल जाटव है तो जाहिर है कि वो जाटव समुदाय से ताल्लुक रखता है और यूपी में जाटव वोटरों की संख्या करीब 11% है। परंपरागत तौर पर ये वोट बैंक मायावती और बहुजन समाज पार्टी का माना जाता है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव की बदली हुई परिस्थितियों में इस वोट बैंक में बिखराव हुआ।
ये वोट बैंक सपा कांग्रेस गठबंधन के पाले में भी गया और थोड़ा बहुत बीजेपी के भी। मायावती के पास तो एक हिस्सा अभी भी है। राहुल गांधी भी बोलेंगे तो बात इंडिया अलायंस की आएगी और घूम फिरकर अखिलेश यादव को जवाब देना ही पड़ेगा। तो ये तीनों ही चुप हैं। यूपी विधानसभा नजदीक है, ऐसे में कोई भी दल सीधे सीधे बाबा पर आरोप लगाने से बच रहा है। बहरहाल हादसे पर किस तरह की तीखी बयानबाजी हुई, आप एक नजर में इस रिपोर्ट में देखिए। हाथरस हादसे का जिम्मेदार कौन? विपक्ष क्यों कर रहा है सियासत? मौत पर राजनीति क्यों? और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। उनको तो आना चाहिए जहाँ पे हम बैठे बैठे इंतजार करने के जहाँ आएंगे। राहुल गांधी आए नहीं थे, जहाँ क्यों नहीं आए थे? यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन, इस समय इनको जरूरत है। आना चाहते थे, क्यों नहीं आए हमारे घर पर? हम यही तो पूछना चाहते हैं कि जब मौत वहाँ पे हुई, मौत तो यहाँ पे भी हुई है, यहाँ क्यों नहीं आए वो? उनको तो जब हम सुबह से पता थी कि सुबह यहाँ आएंगे, तो यहाँ क्यों नहीं आए थे हमारे घर पे? हम यहाँ सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आए हमारे घर पर? हैं? उनको आना चाहिए ना, आना चाहिए था। उनको तो आना चाहिए जहाँ पे हम बैठे बैठे इंतजार करने के जहाँ आएंगे। राहुल गांधी आए नहीं थे, जहाँ क्यों नहीं आए थे? हम उन्हें बुलाना चाहते कि हमारे घर पे आए वो, तो जब तो हम उनसे कुछ कहेंगे। जब वो नहीं आए तो बताओ हम किनसे कुछ क्या कहें हम? जब वो आएंगे जब तो उनसे कुछ कहेंगे हम। हाथरस हादसे में जहां मौत का मातम पसरा रहा, तो इस पर सियासत भी गरमाई। पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे। हादसे के साथ ही उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं सीएम योगी ने साजिश की बात कही और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। योगी ने कहा कि भगदड़ के पीछे कौन थे, इसकी तह में जाना आवश्यक। ये हादसा है, ये साजिश, ये सच सामने लाया जाएगा। इसका शिकार अंततः वह निर्दोष व्यक्ति होता है जो धार्मिक श्रद्धा के साथ उस आयोजन में भागीदार बनता है, क्योंकि उसको तो साजिश के बारे में पता नहीं होता है और वह अपनी उस श्रद्धा भाव के साथ आता है। लेकिन साजिश करने वाले लोग अपनी साजिश करके फिर वहां से चुपचाप खिसकने का प्रयास भी करते हैं। होना ये चाहिए था कि अगर हादसा था तो सेवादारों को वहां पर इस पूरी घटना को पहले तो अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था, और अगर सुदृढ़ नहीं कर पा रहे थे तो प्रशासन का सपोर्ट लेकर के हादसे के शिकार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसका सबसे दूसरा जो पहलू ये है कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग चुके। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रेडियो के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। हाथरस हादसे पर अखिलेश यादव ने दुख जताते हुए बीजेपी सरकार को घेरा। सपा प्रमुख ने यूपी सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। अखिलेश ने सीधे सीधे कहा कि सरकार की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। बहुत दर्दनाक है। इसके लिए जितने भी बातें कही जाएं, हमें दुख है, हमारी पार्टी को दुख है,
और जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है, मैं उनके प्रति भी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें, कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। अपनों को खोने के बाद हाथरस में मौत का सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे को सियासी दलों की आवाजाही खत्म कर रही है। राहुल गांधी हाथरस पहुंचे। राहुल पीड़ित परिवार से मिले और काफी देर तक पीड़ित परिवार के साथ बैठकर बातें करते रहे। उन्हें सांत्वना दिया और हादसा रोकने में सरकार की नाकामी बताते हुए योगी सरकार से दिल खोलकर पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों के बचे हुए हैं। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन, इस समय इनको ज़रूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। इससे पहले राहुल गांधी अलीगढ़ के पिलखना गांव पहुंचे और हाथरस भगदड़ के पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान एक बच्ची कांग्रेस नेता के गले लगकर फफक कर रोने लगी। क्या कहें सर, वहाँ पे प्रशासन की थोड़ी ढील रही है। प्रशासन ने वहाँ पे थोड़ी ढील की है, और जो सिक्योरिटी लगी हुई थी बाबा की, उसमें भी काफ़ी ढील हुई है। जो जब आज से आएगी परमिशन लेके आए हो लोगों को बिठाने की, आप ना वहाँ 2.5 लाख आदमी बंदे आ रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत हो गई वहाँ पे। गांधी ने सबकी पीड़ित पूछी, बस यही पूछा कि पीड़ित सबसे बातें की और कुछ कहा उन्होंने, जो होगा सो देखेंगे। आप किसको दोषी मानते हैं? हम तो बाबा को दोषी मानते हैं। सभी से बात कर, सबकी सुन रहे थे, सुनकर उन्होंने कहा चलो बात करेंगे। वहीं विपक्ष इस हादसे पर लगातार मोदी और योगी सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है। अब राहुल के हाथरस दौरे पर बीजेपी ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। ये वास्तव है, राहुल गांधी वहीं के चुने हुए सांसद हैं। फर्ज बनती है, जिम्मेदारी है, अपने आप पे हम सौंपे हैं कि जाके उन परिवारों, पीड़ित परिवारों से मिले, डिमांड करें, पूछना चाहिए। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी भी यूपी से ही चुना हुआ सांसद है। विदेश जाने के लिए आपके पास समय है, तो स्वदेश में अपने लोगों से जाके मुलाकात कीजिए, मिलिए, कुछ तो सहूलत दीजिए ना। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश को पूछो, तो क्या योगी जी रिजाइन कर लिए? राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से वो निरंतर भय और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आप ही के इंडी गठबंधन में तमिलनाडु में 50 से अधिक लोग जहरीली शराब से उनकी मृत्यु हो गई और उसमें अधिकांशतः एससी समुदाय से थे। आपने वहां जाना तो छोड़िए, एक शब्द भी बोला? आपके शासनकाल में कितनी घटनाएं राजस्थान में हुई, कन्हैयालाल साहू का सर तन से जुदा हो गया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। केरल में जहां से आप सांसद थे वहां फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया था, वहां आप कभी उसके घर नहीं गए। इसलिए मैं कहता हूं, दुर्घटनाओं पे आपको समान भाव से रखते हुए संवेदनशीलता से राजनीति करनी चाहिए। ये जिस ढंग की मैं कहूंगा राजनैतिक लाभ की गिद्ध दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तमाम सियासी हलचल के बीच उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मामले को लेकर गठित एसआईटी की रिपोर्ट आ गई।
15 पेजों की इस रिपोर्ट में डीएम और एसपी समेत करीब 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में कुछ राजनीतिक लोगों के नामों का भी जिक्र है जिनके चुनाव में बाबा की अहम भूमिका रही है। इसके अलावा हर उस एंगल का जिक्र किया गया है जिनके साथ इस बाबा का कनेक्शन होने का दावा किया जा रहा है। यानी हाथरस हादसा पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है। सियासी दलों से भोले बाबा के कनेक्शन खगाले जा रहे हैं। विपक्ष जहां इसे सरकार की नाकामी बता रहा है, वहीं रिपोर्ट में विपक्ष के जिन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं वो आने वाले दिनों में इस हादसे के दर्द को और बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चुनावों में राजनीतिक दल धर्म के आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश करते रहे हैं। भारत के इतिहास में धर्म और राजनीति दोनों का ही समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आज़ादी के बाद के इतिहास के अगर पन्ने पलटें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि धार्मिक केंद्र राजनीति के केंद्र के रूप में काम करते आए हैं। आज एक तरफ जहां दक्षिण से लेकर उत्तर तक के कई राज्यों में मठ मंदिरों को राजनीतिक केंद्र के तौर पर देखा जाता है और धार्मिक समुदायों और तमाम बाबाओं के भक्तों को वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में इन बाबाओं की चांदी हो जाती है और शायद यही वक्त है कि अब इस तरह के बाबाओं के बाजार पर सोचा जाए। काका हाथरसी ने अपने अंदाज में ही कहा था कि चूहे दानी भर गई, चूहे पकड़े 20, पुनः दूसरे दिन वही घूम रहे 25। घूम रहे 25 प्रभु की अद्भुत माया, ऋषि मुनियों ने इसका समाधान नहीं पाया। कह काका कवि गुरु रिटायर जब हो जाते, चेला जी आकर उस गद्दी पर जम जाते। वाकई यही हाल होता है बाबाओं का। हाथरस कांड के बाद से बाबा की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जिसे जानकर हर कोई सख्ते में आ गया है। दरअसल भोले बाबा और सूरजपाल सिंह पहले अपने पिता के साथ खेती किसानी किया करता था। बाद में यूपी पुलिस में भर्ती हुआ। उसकी पोस्टिंग यूपी के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में भी रही। 28 साल पहले यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान इटावा में बाबा पर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद उसे पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया। कुछ दिनों की जेल भी हुई। जेल से छूटने के बाद सूरजपाल ने अपना नाम, काम, पहचान सब कुछ बदल लिया। वो बर्खास्त पुलिसकर्मी से बाबा बन गया। प्रवचन देने वाला भोले बाबा। एक सिपाही से बाबा बनने वाले शख्स के पास आज 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है और दर्जनों लग्जरी गाड़ियां हैं। बाबा के कथित चमत्कारों की कथा से भी बाजार गर्म है। पेश है भोले बाबा के साम्राज्य लीला और कथित चमत्कारों की ये कहानी। घड़ियाली आंसू का ये नजारा नया नहीं है। बाबा ऐसे रंग दिखाने में माहिर माने जाते हैं। हादसे के बाद भूमिगत हुए बाबा उस समय दिखे जब पुलिसिया सरगर्मी बढ़ी। सूरजपाल ने लोगों से प्रशासन पर भरोसा बनाए रखने की अपील की, लेकिन खुद पुलिस से दूर छुपे रहे। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि आखिर कौन है भोले बाबा। भोले बाबा के कई नाम हैं। नारायण साकार हरि उर्फ साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा। भोले बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। पहले भोले बाबा उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए। छेड़खानी वाले मामले में सूरजपाल एटा जेल में काफी लंबे समय तक कैद भी रहे। जेल से रिहाई के बाद सूरजपाल बाबा की शक्ल में लोगों के सामने आए। भोले बाबा खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो का पूर्व कर्मचारी बताते हैं। बाबा यूपी और पड़ोसी राज्यों में घूमकर लोगों को भगवान की भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। भोले बाबा के पश्चिमी यूपी सहित उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और देश भर में लाखों अनुयायी हैं। बाबा का दावा मशहूर है कि उसका सीधे परमात्मा से कनेक्शन है। भोले बाबा के इर्द गिर्द पाखंड और अंधविश्वास का माहौल बनाया गया है। भोले बाबा के कासगंज आश्रम में दावा किया जाता है कि वहां से चमत्कार करने वाला पानी निकलता है। आश्रम में एक नल लगा हुआ है जिससे निकलने वाला पानी भक्तों के लिए अमृत माना जाता है और उससे कई बीमारियां सही हो जाती है, ऐसा दावा है। बिजनेस मैनेजमेंट में भी भोले बाबा गुरु हैं। हर बिजनेस का टेंडर बाबा के सेवादारों को दिया जाता है। ये दावा किया जाता है कि बाबा के सेवादार मिट्टी को भी सोना बनाकर बेच देते हैं। बहरहाल अंधविश्वास फैलाना गैर कानूनी है और इसी कारण भोले बाबा एक बार जेल की हवा भी खा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो हाथरस में हुए विभत्स हादसे के बाद सत्संगकर्ता नारायण साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा की पुरानी कारनामे खोलने में लगे हुए हैं। साल 2000 में आगरा में एक मरी हुई लड़की को जिंदा करने के दावों को लेकर
पुलिस ने उस पर मुकदमा दर्ज किया था। वैसे इस बड़े हादसे का खुलासा हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भोले बाबा के सत्संग में जो भी भक्त जाता है उसे वहां पानी बांटा जाता है। बाबा के अनुयायी ऐसा मानते हैं कि इस पानी को पीने से उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। 21वीं सदी के इस देश में इस तरह का अंधविश्वास किस कदर हमारे अंदर जड़ करके बैठा हुआ है, ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। बहरहाल अब हम बात करते हैं भोले बाबा के संपत्ति की। भोले बाबा की 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में करीब 25 आश्रम हैं। इसके साथ साथ 25-30 लग्जरी कारों का काफिला भी है। सेवा में सैकड़ों सेवादार तैनात रहते हैं। हजारों सेवादारों की निजी सेना की बात भी सामने आ चुकी है। जाहिर है कि आश्रमों और सेवादारों पर हर महीने लाखों रुपए खर्च होता होगा। ऐसे में सवाल ये है कि किसी भक्त से 1 रुपए का दान नहीं लेने का दावा करने वाला ये बाबा इतने पैसे लाता कहाँ से है? इतने आश्रमों की श्रृंखला का मालिक वो बना कैसे? वैसे तो बाबा किसी से भी दान नहीं लेने का दावा करता है, लेकिन इस आश्रम में 200 दानदाताओं की सूची भी है जिसमें 10,000 से 2.5 लाख रुपए तक के दान का हिसाब दर्ज है। तमाम सुख सुविधाओं से लैस इस आश्रम में हेलीपैड तक है। इस आश्रम के सामने बहुत बड़ा मैदान है जहां 3 लाख की भीड़ जमा हो सकती है। मैनपुरी की बिछुआ इलाके में बाबा का आश्रम 21 बीघा जमीन में फैला हुआ है। कई कमरों वाले इस आश्रम को व्हाइट हाउस भी कहा जाता है। इसमें 6 विशेष कमरे बाबा और उसकी कथित पत्नी के लिए रिजर्व हैं। बिना इजाजत के बाबा के कमरे में कोई नहीं जा सकता। तो ये है भोले बाबा का साम्राज्य। महल से कम नहीं है बाबा का आश्रम। 100 करोड़ की संपत्ति, दर्जनों लग्जरी गाड़ियां, भोले बाबा का काला साम्राज्य। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई आश्रम, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, दर्जनों लग्जरी गाड़ियों का काफिला। ये है सारी संपत्ति उस भोले बाबा की जिसके हाथरस के सत्संग में 123 लोगों की जान गई। बाहर और अंदर से आश्रम किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं है। मैनपुरी स्थित बाबा का यह आश्रम 21 बीघा में फैला हुआ है। इस आश्रम के अंदर शानदार और लग्जरी कमरे बने हुए हैं। भोले बाबा का उत्तर प्रदेश के कासगंज, मैनपुरी, आगरा, कानपुर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी बड़े आश्रम हैं। इनकी चल अचल संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा है। अकेले मैनपुरी के बिछुआ आश्रम की जमीन की कीमत 4 करोड़ के आसपास है। बिछुआ की जमीन पर 8 साल पहले करोड़ों की लागत से किलेनुमा एक भव्य आश्रम बनाया गया था। इस आश्रम में दर्जनों लग्जरी गाड़ियां खड़ी रहती हैं और भोले बाबा यहीं बीते 1.5 साल से रहते हैं। यह आलीशान इमारत आश्रम के सबसे भीतरी परिसर में है। यह भी पता चला है कि भोले बाबा के भक्तों के नाम पर करीब दर्जनों लग्जरी गाड़ियां भी खरीदी गई। 100 करोड़ रुपए के साम्राज्य होने की बात सामने आई। बाबा सूरजपाल जाटव ने इन्हीं भक्तों के भरोसे करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया, और वो भी इतनी शातिर तरीके से कि कभी सरकार या प्रशासन की निगाहों में नहीं आए। लिहाजा कानून उनका बाल बाका भी नहीं कर पाया। भक्तों की आस्था और विश्वास के बूते बाबा सूरजपाल ने अपना धंधा फैला रखा था। बाबा कोई दान नहीं लेता था, लेकिन उसने शातिर तरीके से ट्रस्ट बनाया और उनके नाम से जायदाद खरीदी। देश भर में करीब 24 आश्रम होने का पता चला है। आश्रमों के पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन है। लग्जरी कारों का बड़ा काफिला बाबा के पास है। काफिले में 25 से 30 गाड़ियां हर वक्त मौजूद रहती हैं। बाबा खुद फॉर्च्यूनर में चलते हैं। खुद के नाम संपत्ति नहीं रखकर वो स्थानीय लोगों को ट्रस्टी बनाते हैं। औलाद नहीं होने की वजह से सूरजपाल सिंह जाटव ने 24 मई 2023 को अपनी सारी संपत्ति नारायण विश्व हरि ट्रस्ट का नाम कर दी, और इस ट्रस्ट को सेवादार चलाते हैं जो बाबा के सबसे भरोसेमंद हैं। उसे सेवादार नियुक्त किया जाता है जो बाबा का सबसे करीबी रहता है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने खुद को दान लेने से अलग रखा, लेकिन सामान्य परिवार से आने वाले इस सिपाही ने एक ट्रस्ट बना दिया और करोड़ों की मिल्कियत का मालिक बन बैठा। ब्यूरो रिपोर्ट। इस सफेद पोश भोले बाबा और सूरजपाल का राजस्थान कनेक्शन भी सामने आया है। यहाँ दौसा में पिछले साल नवंबर में इसका प्रवचन हुआ था। दौसा के प्रवचन में करीब 1 लाख लोगों ने शिरकत की थी। बड़ी बात यह है कि दौसा में सूरजपाल का दरबार
पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन के यहाँ सचता था। वहीं भोले बाबा के पास अपनी निजी सेना और सुरक्षा सैनिक हैं जो कि बाबा की रक्षा करते हैं। सेवा में सैकड़ों सेवादार तैनात रहते थे। वैसे तो बाबा किसी से भी दान नहीं लेने का दावा करता आया है, लेकिन इस आश्रम में जिन 200 दानदाताओं की सूची है, उन सूची को अगर आप देखें तो आपको आश्चर्य होगा। तमाम सुख सुविधाओं से लैस इस आश्रम में तरह तरह की चीजें हैं जो आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं। ऐसा मैदान जो कि सैकड़ों लाखों की भीड़ जुटा सकता है। बाबा के आश्रम को देखकर आपको ऐसा एहसास होगा कि वो आश्रम नहीं बल्कि एक ऐश्वर्य से भरा हुआ एक ऐसा महल है जिस महल में कोई राजा ही रह सकता है। लेकिन गरीबों का ये बाबा आखिर इतने साम्राज्य का मालिक कैसे बन बैठा, ये अपने आप में अनूठी कहानी है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। वैसे इस भयंकर हादसे के बावजूद ऐसा लग रहा है कि भोले बाबा को राजनीतिक दलों ने अभय वर दिया है। हैरानी की बात यह है कि इस बाबा के बारे में हर कोई नहीं जानता, मगर इसका असर यूपी के करीब 16 जिलों में है। दलित वर्ग में इन बाबा की जबरदस्त पैठ है। दलितों में खासकर जाटव बिरादरी में इस बाबा के भक्तों की संख्या सबसे अधिक है। माना यह जाता है कि इस बाबा की धार्मिक ताकत की डोर थामकर कई चेहरे विधायक और सांसद बनने में कामयाब हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर भाजपा के कई सियासी चेहरे तक बाबा सूरजपाल जाटव के मंच की शोभा बढ़ा चुके हैं। माना जाता है कि बाबा टिकट तक दिला सकता है, मगर इस सीधे तौर पर कभी सामने नहीं आता और न ही कभी किसी नेता का घर जाता है। भोले बाबा का सियासी आधार सपा के गढ़ में है। ज्यादातर भक्त मैनपुरी, इटावा, कन्नौज और फिरोजाबाद के इलाके में हैं। मैनपुरी के करहल में विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जो अखिलेश यादव के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई जगह है। अब इस पर नज़र सबकी है और इसके मद्देनज़र इस बाबा को न तो बीजेपी छूना चाहती है, न ही सपा और न ही कांग्रेस। हाथरस वाले बाबा की सियासी पैठ इतनी गहरी है कि कब, कौन, कहां, कैसे राजनीतिक दल को आशीर्वाद देगा और किसे वो नेता बनाएगा, ये बहुत हद तक वही सुनिश्चित करता है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बाबा ही कहा जाता है, उनके ही राज्य में इस बाबा पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अगर इस पूरे समीकरण को आप समझेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी बाबा आता है और बाइट देता है और कहता है कि इस तरह की जो दुखद घटना है, इसको लेकर वो बहुत जल्द लोगों के पास आएगा और उन्हें सांत्वना देता है। और उसका ये भी मानना है कि ये सब कुछ कर्मों का नतीजा है। मेरा सवाल ये है विशेष में विशेष करके कि आखिर इस तरह के बाबाओं के साम्राज्य के पीछे क्या ताकत है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। बाबा का दलित कनेक्शन। दलितों में बाबा का रसूख है मजबूत। नेता लगाते हैं बाबा के दरबार में हाजिरी। क्या इसलिए बच रहा है बाबा? उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में सैकड़ों लोगों की मौत पर अब सियासत गर्म है। वहीं बाबा सूरजपाल का सियासी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बाबा की पहुंच और रसूख दलितों में मजबूत है। बाबा की पकड़ पश्चिमी यूपी में 26 जिलों की दलित आबादी पर है। कुछ प्रभाव ओबीसी पर भी है। इन जिलों में दलित 22% और 17% जाट छोड़कर ओबीसी की आबादी है। दलित जाति से आने वाले इस बाबा के अनुयायी सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी है। दलित समुदाय में गहरी पकड़ रखने वाले भोला बाबा के दरबार में कई पार्टियों के लोगों का भी तांता लगा रहता था। यही कारण है कि भोला बाबा को पुलिस ने अब तक आरोपी भी नहीं बनाया है और कोई मामला भी दर्ज नहीं किया है। आईपीएस से लेकर बड़े बड़े नेता तक बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। बाबा के सत्संग में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव भी मत्था टेक चुके हैं। 2023 में ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने एक्स पर सत्संग में हिस्सा लेने की तस्वीरें शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखा। इसमें अखिलेश यादव ने कहा कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। भोले बाबा का पश्चिमी यूपी में 30 जिलों, 25 लोकसभा और 130 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर अच्छी पकड़ है। भोले बाबा के ज्यादातर भक्त दलित और ओबीसी समाज के हैं।
शायद यही वजह है कि कोई भी पार्टी भोले बाबा को हाथरस भगदड़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रही है। हाँ, इतना बड़ा आयोजन होता है तो कुछ तो सब इसके बारे में सरकार और शासन को सोचना ही होगा कि हम इसकी अनुमति दें कि नहीं दें। और इतने बड़े बड़े आयोजन मैं कहती हूँ नहीं होने चाहिए। जहाँ जन धन की हानि हो, जान माल की हानि हो, तो ऐसे आयोजन नहीं होने चाहिए। जाहिर है कि मौत की सन्नाटा से बड़ा सत्ता गंवाने का दर्द है। इसी कारण मौत और मातम की चीखों के बीच सियासतदानों की भीड़ में सन्नाटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। पश्चिम यूपी में बाबा अलग ही तिलिस्म वाला है। कल तक भोले बाबा देश के लिए गुमनाम था, आज उसका कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी बाबाओं और नेताओं का गठजोड़ सबके सामने है। सवाल यह है कि आखिर भारत में बाबाओं की इतनी चलती क्यों है। दरअसल भारत में अहम ब्रह्मास्मि की अवधारणा बहुत पुरानी है। इसका सीधा आशय अलौकिक बोध से है और ये अलौकिकता हर किसी की चेतना से बंधी होती है। सिद्ध पुरुषों को देश में उच्च स्थान दिया गया है। गुरु को ब्रह्म का रूप माना गया है जो अपने शिष्यों को परमात्मा तक पहुंचाता है। आज के युग में सिद्ध पुरुष तो नहीं रहे, हाँ फर्जी बाबाओं का बाजार जरूर गर्म है। कल की काल में कई चालबाजों ने सिद्ध बाबा का चोला धारण कर लिया है, जिन्हें सिद्धि या सत्य वचन से तो कोई वास्ता नहीं। लाखों लोगों को कमजोर नस्ल का दोहन करना जरूर नहीं पता है। वो स्वयंभू बाबा कहलाने में कभी गुरेज नहीं किया करते। हाथरस के स्वयंभू भोले बाबा की भांति ऐसे बाबाओं की लंबी सूची है जिन्होंने आम जनों की आस्था, विश्वास और आकांक्षा के साथ धोखा किया है। सबसे हैरत की बात तो ये है कि अंधविश्वास पर रोक लगाने के लिए राज्यों ने कड़े कानून तो बनाए, लेकिन आस्था और श्रद्धा के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों को मानसिक तौर पर कमज़ोर बनाने वाले खेल पर सीधे रोक कभी नहीं लगी। और यही वजह है कि कभी रामपाल जैसा बाबा पकड़ा जाता है तो जिस पर देशद्रोह का मुकदमा चलता है, तो राधे माँ का विवादास्पद वीडियो वायरल होता है। कभी हाथरस कांड सामने आता है जहाँ चरणों की धूल पाने की होड़ का अंधविश्वासी खेल फिर से दिखता है, जिसकी चपेट में 121 लोग काल के गाल में समा जाते हैं। आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा? अंधभक्तों की आंखें कब खुलेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन जवाब मिलता नहीं। बहरहाल आप देखते रहिए APN। नमस्कार।